ढोलकपुर नामी गांव के राजा देवेंद्र सिंह अपनी प्रजा को अच्छी जिंदगी देने में सक्षम थे। बड़ी रानी दिखने में सुंदर थी, पर छोटी रानी दिखने में बड़ी रानी जितनी सुंदर नहीं थी, जिसके कारण राजा बड़ी रानी को प्रेम करते थे। छोटी रानी का स्वभाव बड़ा ही सरल, साधारण और संस्कारी था। दया उनमें कूट कूट कर भरी थी। बड़ी रानी को केवल अपनी सुंदरता पे बहुत घमंड था। बड़ी रानी छोटी रानी को हमेशा राजा के सामने नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। रोजाना की तरह छोटी रानी बागीचे में टहलने निकली तो बड़ी रानी भी उनके पीछे पीछे टहलने निकली। राजा के सामने छोटी रानी को गलत दिखाने के लिए उन्होंने जानबूझकर गिरने का नाटक किया और राजा जी से जाकर शिकायत लगा दी। महाराज, मैं बागीचे में टहलने गई थी, परंतु इनसे मेरी खुशी देखी नहीं गई, तो इन्होंने मुझे धक्का दे दिया और मैं गिर गई। ये सुनकर राजा छोटी रानी पर बहुत गुस्सा हुआ, जिस वजह से छोटी रानी को बहुत दुख हुआ और वो रोती हुई जंगल की ओर चली गई। वहाँ बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गई। उसी पेड़ से कुछ दूर एक नदी बहती थी कि तभी छोटी रानी को नदी में कुछ गिरने की आवाज आई। वो फौरन नदी के पास पहुंची, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। छोटी रानी उस नदी के किनारे बैठ गई कि तभी नदी में एक परी प्रकट हुई। उसने रानी से रोने का कारण पूछा। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? बताओ मुझे। छोटी रानी ने छोटी परी को सब कुछ सच सच बता दिया। छोटी रानी की बात सुनकर परी बोली, अच्छा तो ये बात है, मैं सब समझ चुकी हूँ। अब तुम बिना समय गवाए इस नदी में 3 डुबकी लगाओ। इससे पहले कि छोटी रानी छोटी परी से कुछ पूछ पाती, उससे पहले ही छोटी परी वहाँ से अदृश्य हो गई। उसके बाद छोटी रानी ने बिना कुछ सोचे समझे उस नदी में 3 डुबकी लगाई। तीसरी डुबकी लगा के वो जैसे ही नदी से बाहर निकली, वो एक सुंदर अप्सरा में बदल चुकी थी। महल के बाहर छोटी रानी के इस सुंदर रूप को देखकर राज्य के सभी लोग हैरान रह गए। महल के बाहर छोटी रानी का बड़ा जोरों शोर से चर्चा होने लगा। ये सब सुनकर राजा ने अपने मंत्री से पता करने को कहा। महल से बाहर इतना शोर कैसा है मंत्री? अपने सिपाहियों को पता करने भेजो। मंत्री बाहर गया और पता करके वापस आकर उसने राजा को खबर दी। महाराज, हर जगह बस छोटी रानी का चर्चा चल रहा है। अच्छा, ये कैसे हो गया? राजा ने छोटी रानी का चर्चा सुनते ही छोटी रानी को अपने सामने आने का आदेश दिया। जब छोटी रानी राजा के सामने आई तो उसे देखकर राजा की आंखें खुली की खुली रह गई और छोटी रानी से पूछने लगा, तुम इतनी खूबसूरत कैसे हो गई रानी? उसके बाद छोटी रानी राजा को नदी के पास घटी सारी घटना सुनाती है। राजा छोटी रानी की खूबसूरती पर प्रमोहित हो चुका था, लेकिन छोटी रानी ने उसे सिखाया, महाराज, सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। सुंदरता सिर्फ ऊपरली खूबसूरती होती है। आज नहीं तो कल वो ढल ही जाएगी। कल तक मैं खूबसूरत नहीं थी, इसलिए आप मुझे कुछ खास पसंद नहीं करते थे। आप चाहे तो मुझे इस महल से निष्कासित करा सकते हैं। छोटी रानी की बातें सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास होता है। उसको बीती बातें याद आने लगती हैं कि युद्ध के समय में भी छोटी रानी ने राजा की बहुत सहायता की थी, लेकिन बड़ी रानी अपनी सुंदरता का ख्याल करती थी। मुझे माफ कर दो प्रिया, अब मैं ऊपरली सुंदरता नहीं देखूंगा, लेकिन तुम्हारा मन कितना सुंदर है, तुम बहुत अच्छी हो। लेकिन राजा और छोटी रानी की सभी बातें बड़ी रानी सुन रही थी, इसलिए वो फौरन नदी के पास जाती है और उस नदी के किनारे बैठकर झूठ का रोना रोने लगती है। पिछली बार की तरह इस बार भी नदी से छोटी परी निकली। परी बड़ी रानी से उसका रोने का कारण पूछती है तो बड़ी रानी झूठ मूठ से ही कारण बताती है। छोटी रानी की सुंदर होते ही उन्होंने राजा को अपने वश में कर लिया और उनसे कहकर मुझे महल से निकलवा दिया। परी उस नदी में 3 डुबकियां लगाने को कहती है और गायब हो जाती है। लेकिन बड़ी रानी सोचती, हाय, छोटी रानी ने इसमें 3 डुबकी लगाई और वो इतनी सुंदर हो गई। अगर मैं इसमें 3 से ज्यादा डुबकी लगाऊं तो मैं कहीं ज्यादा सुंदर हो सकती हूँ। बड़ी रानी ये सोचते हुए 3 से ज्यादा डुबकी लगा लेती है। उसकी डुबकी लगाने के बाद वो एक बदसूरत औरत में बदल जाती है। उसके सर के बाल गायब हो चुके थे,
उसका चेहरा काला हो चुका था, कपड़े भिखारियों वाले कपड़े में बदल चुके थे। अपनी हालत देखकर वो जोर जोर से रोने लगती है और भागकर महल की ओर चली जाती है। महल में बड़ी रानी को देखकर सभी दरबारी जोर जोर से हंसने लगते हैं। बड़ी रानी फौरन छोटी रानी के पास गई और उससे अपने किए की माफी मांगने लगती है। छोटी रानी ने बड़ी रानी को माफ कर दिया, लेकिन फिर भी बड़ी रानी रो रही थी। मुझे अपने किए पर शर्मिंदगी हो रही है, लेकिन अब मैं पहले से भी बहुत बदसूरत हो चुकी हूँ। राजा जी मुझे महल से बाहर निकाल देंगे। अभी भी तुम्हें दिल से अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ है? बड़ी रानी को ये एहसास होता है कि वो अब भी खूबसूरती के बारे में ही सोच रही थी। बड़ी रानी के ये सोचते ही वो पहले की तरह दिखने लगती है। उसके बाद राजा अपनी दोनों रानियों के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। अपने पराए। घर की लड़ाइयाँ कितनी भी हो, लेकिन ये भी सच है कि किसी पर कोई आपत्ति हो तो अपना ही परिवार साथ देता है। भैया मेरे पीछे पुलिस लगी है, प्लीज मुझे बचा लो। रवि और राज दो भाई, लेकिन दोनों में कभी नहीं पटी। अरे क्या हुआ छोटे, क्या कर दिया तूने? अरे कुछ नहीं भैया, मेरा दोस्त है ना राजू, वो मुझे लेकर बैंक गया था। मुझे नहीं पता भैया कि वो वहाँ बैंक लूटने जा रहा है। मैं उसके साथ बैंक में घुसते ही सीसीटीवी कैमरे में दिख गया हूँ। अब पुलिस मुझे ढूंढ रही है भैया, मुझे बचा लो। राज कुछ सोचता है, फिर कहता है ओके तुम यहीं रुको, मेरा एक दोस्त पुलिस में है, मैं बात करता हूँ। तभी वहाँ रवि की बीवी राज की बीवी के साथ आ जाती है। तुम लोगों के घर जब तक पुलिस का आना जाना है, बच्चों को यहीं छोड़ दो, उन पर असर ठीक नहीं पड़ेगा। तभी वहां पुलिस आ जाती है। चलो चलो, कौन है रवि, थाने चलो। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता। अरे वो तो पुलिस स्टेशन चलकर ही पता चलेगा कि कुछ पता है कि नहीं, चलो। कहानी का फ्लैशबैक। भैया मुझे मेरे मकान में हक चाहिए ही चाहिए। अरे लेकिन छोटे, अभी मेरे बच्चों पर काफ़ी खर्चा है, तेरी भाभी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, बजट बिल्कुल नहीं है कि मैं अलग होकर रहूं। देख लो भैया, 1 महीना है तुम्हारे पास, जल्दी से घर खाली कर दो। अरे कैसी बात कर रहे हैं भैया, मेरे शरीर में अभी इतनी हिम्मत भी नहीं कि घर को खाली करे। तो क्यों अपना पोषण बेचा भाभी? अरे तुम तो जानती हो, पिताजी की बीमारी के कारण उन्हें हमारी जरूरत थी, कैसे आते पैसे। ससुर जी तो बूढ़े थे भाभी, उनकी बीमारी में भी पैसे लगाना कौन सा अकल का काम था? तो क्या पिताजी को मैं मरने के लिए छोड़ देता? अरे रवि तू तो समझ, पापा को हमारी जरूरत थी, उन्होंने हमारे लिए हर वो काम किया जिससे हमें खुशी मिले। बैक टू रवि जो जेल में बैठा है। ये मैंने क्या कर दिया था? मैं ना पिता का हुआ ना ही भैया का, मेरे साथ जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है। तभी वहां पुलिस वाला आता है। रवि तुमसे कोई मिलने आया है। भाभी आप यहाँ क्यों आई? पुलिस स्टेशन है ये भाभी। भैया आपकी जगह मेरा भाई होता तो क्या मैं नहीं आती? अच्छा ये खाना ले लीजिए, खा लीजिएगा। आपके भैया लगे हैं वकीलों और पुलिस वालों से बात करने में, डरने की कोई बात नहीं, जब आपने गुनाह किया ही नहीं तो सज़ा भी नहीं मिलेगी। रवि भाभी को देखकर रोने लगता है। घर में साक्षी चुपचाप बैठी होती है कि तभी सोनम कहती है, अरे साक्षी क्या हुआ, परेशान क्यों हो रही हो? भाभी अभी अभी पुलिस स्टेशन से खबर आई है, इन्हें बड़े जेल में शिफ्ट किया जा रहा है, मैं क्या करूंगी भाभी? रो मत, हम अच्छे से अच्छा वकील करेंगे। लेकिन उसमें तो बड़े पैसे लगेंगे दीदी, हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? अरे क्यों, ये मकान है ना, और मेरे कुछ गहने भी है। साक्षी की आंखों में पानी आ जाता है। पर दीदी ये तो आप और भैया की मेहनत की कमाई है। पापा के बाद भी तो हम लोगों का सब खत्म हो गया था, पापा को तो बचा नहीं पाए, लेकिन भैया को ज़रूर बचा लेंगे, और भगवान चाहेंगे ना
तो दोनों भाई मिलकर इससे भी बड़ा मकान खड़ा कर लेंगे साक्षी। थोड़ी देर में राज वहां आता है। सोनम सही कह रही है साक्षी, पैसों की कमी के कारण किसी भी बेगुनाह को सजा नहीं मिलती। राज एक अच्छा सा वकील करता है। सोनम और साक्षी बचाए पैसे और अपने गहनों को बेचकर रवि का केस लड़ते हैं और जल्द ही रवि जेल से बाहर आ जाता है। रवि राज को गले लगाकर कहता है, भैया मुझे माफ़ कर दो, मुझे साक्षी ने सब कुछ बताया है। भैया आपने मुझ पर विश्वास किया, मेरे लिए दिन रात मेहनत की, भाभी ने अपने गहने तक बेच दिए। भैया आपने तो पापा के लिए भी पैसे नहीं देखे, लेकिन मैं बहुत ही सेल्फिश निकला। भैया एक आखिरी बार मुझे माफ़ कर दो, मैं शर्मिंदा हूँ। अरे भाई अपने तो अपने ही होते हैं, पापा ने हमारे लिए क्या नहीं किया ये तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। और फिर तू तो मेरा भाई है, पैसे से बढ़कर रिश्ते होते हैं भाई।